नाज़रीन यहाँ एक रोटेशन रहती है कि एक यूनिट आता है, वो सर्व करता है, फिर वो चला जाता है। तो अब सर ज़ैगम यहाँ पे पहुँचे हैं अपने जवानों के साथ। सर, सबसे पहले तो कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब बाकी जगहों पे तो चलो एक होता है, बंदा कंफर्टेबल होता है कि फ़ौज की नौकरी बड़ी अच्छी हम कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का एक मुश्किल महाज़ है। हम देखते हैं कि मतलब कई स्टोरीज़ हम सुनते हैं कि जब इंडियन फ़ौज की डिप्लॉयमेंट होती है किसी यूनिट की, तो वहाँ उनके फैमिली इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वो बहुत अजीब-व-गरीब सी बातें हो रही हैं। हमने पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं सुना, क्योंकि आप तो अब नए-नए आप डिप्लॉयमेंट हुई, आप यहाँ 2 साल सर्व करेंगे। कैसा फ़ील कर रहे हैं? जवानों के जज़्बात कैसे हैं? अच्छा ऐसा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जब पता चला हम यहाँ पे आ रहे हैं तो जो मोटिवेशन लेवल था वो इवन पीस स्टेशन में जो था इट वाज डबल्ड हियर। और हम रिसेंटली यहाँ पे पहुँचे हैं। वी आर प्रेजेंटली डूइंग द ट्रेनिंग। वी जॉइंट पाकिस्तान आर्मी टू सर्व दिस कंट्री और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टेड फास्ट और हम इसी मोटिवेशन के साथ इंशाल्लाह आगे भी लेके चलें। थोड़ा मुश्किल तो है ये बैटलफील्ड सर, और हर टाइम आपको आई टू आई बैठना पड़ता है हिंदुस्तान के साथ, फिर हार्श वेदर तो 24/7, तो बड़ा मुश्किल होता है एक फ़ौजी के लिए इस सख्त इन्वायरमेंट में वक्त गुजारना सर। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा क्योंकि वेदर डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट चैलेंज हेयर। लेकिन एक बात बताऊं, एक सोल्जर के लिए सियाचिन की पोस्टिंग इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे हम सर्व कर सकें अपनी कंट्री को और अपनी नेशन को, ताकि हम उस मोटिवेशन के साथ जब दोबारा वापस जाएं तो हम प्राउडली बता सकें कि हमने ऐसी जगह पे सर्व किया जहाँ पे हमें भी फ़ख्र है कि हम पाक फ़ौज का हिस्सा हैं और हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जहाँ का फ़ौजी मुश्किल महाज पे आने को फ़ख्र महसूस करता है, और यही वजह है कि चारों तरफ मुश्किलात में घिरा ये पाकिस्तान इन्हीं फ़ौज के जज्बों की वजह से हमेशा महफूज रहा है। क्योंकि मुश्किल महाज पर काम करना, मुश्किल महाज पर मुल्क का दिफा करना इनके लिए एक ख्वाब होता है, और जब ये सियाचिन आते हैं तो इनके जज्बात इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा होता है। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह जवानों को तैयार किया जाता है अगली पोस्टों पे हर तरह के मुश्किल काम को से निपटने के लिए, हर तरह की मुश्किल का मुकाबला करने के लिए। तो अब कुछ क्लासेस हैं, क्या हैं ये क्लासेस और क्यों सियाचिन में डिप्लॉयमेंट वाले जो जवान होते हैं उनको ये क्लासेस क्यों दी जाती हैं? वकार साहब है मेरे साथ। वकार साहब, बताइएगा ये क्या क्लास है और ये जो ट्रेनिंग जवानों की दी जाती है ये क्या है सर? ये कम्बैट मेडिक की क्लास है। यहाँ पे हम उनको बेसिक्स तमाम फ़र्स्ट एड, जिसमें सीपीआर, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, कॉमन इलनेसेस जो हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड हैं वो उनको बताया जाता है। उनको बेसिक कि वो क्या उनको ट्रीटमेंट दें, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की, ये सारा बताया जाता है। ये मेरे पास तमाम जवान फ़र्स्ट एड के कैडर के लिए आए हुए हैं, जिसमें आज हम उनको सीपीआर की क्लास करा रहे हैं। और ये जवान मेडिकल कोर्स से नहीं है, ये जवान बिल्कुल मेडिकल कोर्स नहीं है। ये उसी इन्फेंट्री के जीडी सिपाही होते हैं या जीडी जवान हैं, जिनको क्योंकि हमारे पास मेडिकल की रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और उनका बेटर यूज़ करने के लिए तमाम पोस्ट पे 2-2 जवान कम्बैट मेडिक की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अब क्योंकि ये एक मुसलसल रोटेशन चल रही होती है, मुख्तलिफ यूनिट्स आते हैं, सर्व करते हैं, चले जाते हैं, और इसी तरह मेडिक की जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो क्या इन फील्ड बड़े हार्श वेदर में जब सामने दुश्मन बैठा होता है तो ये जवान इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि फ़र्स्ट एड दे सकें? जी बिल्कुल, हमारे जवान इधर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब कि वो सीपीआर परफॉर्म हमने किया है, लाइफ सेव किए हैं, कैनुला पास करना, मेडिसिन देना, इसमें एक्यूट ट्रामा, लाइफ सपोर्ट, सब कुछ हम इनको सिखाते हैं। और इनके 2 वीक्स का कैडर हमारा नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पे प्रॉपर ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स के साथ हम उनको लेक्चर्स देते हैं। फिर एंड पे उनका टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करते हैं वही फिर आगे पोस्ट पे एज अ डिजिग्नेटेड कॉम्बैट मेडिक उनको कहा जाता है। पाकिस्तान में वो जवान जो सियाचिन में होते हैं वर्सटाइल होते हैं। वो जो महदूद नंबर होता है हमारे जवानों का जो मुख्तलिफ पोस्टों पे होते हैं, उनमें सो एबिलिटी होती है टू सर्व एज ए डॉक्टर एज वेल, टू सर्व एज ए मैनेजर एज वेल, टू सर्व एज कमांडर एज वेल, टू सर्व एज कुक एज वेल। तो ये बड़ा एक वर्सटाइल। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी पार्टी मूव करती है तो उस पार्टी में हमारे पास फर्स्ट एड की किट होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो लेके जाते हैं, और उसमें कॉम्बैट मेडिक, हर पार्टी में एक कॉम्बैट मेडिक होता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पार्टी में कोई बंदा कोलैप्स कर जाए, गिर जाए ऑक्सीजन शॉर्टेज से, या क्रेविस में गिर जाए, हाइपोथर्मी हो जाए, तो वो ऑन स्पॉट वहीं पे उनको ट्रीट करके और फिर फर्दर एवैक्यूएट कर जाते हैं डाउन। अब किसी को बुला के बता समझा दें कि अभी हमारे पास एक कैजुअल्टी पड़ी हुई है, तो इसको हमें सीपीआर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सीपीआर करने के लिए आप लोगों को एक हमवार जगह की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंट को आपने सबसे पहले हमवार जगह पर लेटाना है, ठीक है। पेशेंट का आपने सबसे पहले पल्स चेक करना है। पल्स 2 किस्म के होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे चेक होता है हाथ के साथ, और एक ये गर्दन के साथ एक पल्स चेक होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला पल्स लेना है, 10 सेकंड तक आपने ये पल्स लेना है। अगर आपका पल्स मिल गया आपको तो सीपीआर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 सेकंड तक आपको पल्स नहीं मिला तो आपको सीपीआर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सीपीआर करने के लिए
जैसा कि हमारे पास ये पेशेंट मौजूद है, ये वी नज़र आ रही है आपको निपल की लाइन पे, निपल की लाइन पे और ये चेस्ट के दरमियान में ये जगह है, यहाँ पे आपने CPR करना है। CPR करने के लिए आपको ये हाथ दोनों इस तरह पेशेंट के ऊपर रख के और फोल्ड नहीं करना है, ये आपके जो खूनियाँ हैं आपने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ज़ोर के ऊपर करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने आपको ऊपर उठा के ये आपने 30 दफ़ा इसको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद 30 दफ़ा प्रेस करने के बाद आपने पेशेंट के मुंह में 2 दफ़ा ब्रीथ माउथ सांस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर पेशेंट को होश नहीं आया, आपने दोबारा ये करना है CPR की लिमिट जो होती है वो 45 मिनट से लेकर 3 घंटे तक, जब तक आपका पेशेंट होश में नहीं आता तब तक आप CPR जारी रखें। 2 घंटे के बाद भी CPR के बाद पेशेंट को ज़िंदगी मिली है। नाजरीन, दुनिया के इस मुश्किल तरीन और बुलंद तरीन महाज पर आपको ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहनना होता है। ज़रा हम ये भी डिस्कस करेंगे अदनान साहब से। अदनान साहब, ये जो हमारा जवान तैयार है, इसका बैग और इसका यूनिफॉर्म, ग्लासेस, ये बताइएगा ये क्या है और किस पर्पज़ के लिए ख़ास तौर पे इस तरह का यूनिफॉर्म होता है? ये वाला जो यूनिफॉर्म जवान ने पहना हुआ है, ये पारका जो सूट पहना हुआ है इसने, ये इसका अपर है, ये ट्राउज़र है और इसकी कैप भी है, तीसरा जो इसका पार्ट है। इसके जो इसने हेड कैप पहनी हुई ये HA की कैप है और गागल जो पहनी हुई है ये नाइट गागल है और जो इसने जो पैक पहना हुआ है बिग पैक है। और इसके जो शूज़ हैं ये शूज़ HA शूज़ हैं, इनका 2 kg वज़न है, एक शूज़ का 2 kg वज़न है और दोनों का 4 kg। 4 kg के दोनों शूज़ हैं और इस बर्फ़ में इन 4 kg के साथ चलना पड़ता है? जी सर, जब चलना पड़ता है। उसके बाद इसने जो दस्ताने पहने हुए हैं ये लेदर ग्लव्स हैं, लेदर वाले ग्लव्स हैं, मतलब हम जब रस्सा पकड़ के चलते हैं तो उसके साथ ये हाथ हमारे नहीं नुकसान होता हमारे हाथों को और कट नहीं लगता। इस वजह से हमने इनके पारका दस्ताने के नीचे हम बताएं, ऊपर तो सर्दियों में तो बहुत टेम्परेचर होता है, -50 तक भी चला जाता है, तो ये सूट इज़ कंफर्टेबल के वो इतने हार्श? जी सर, बिल्कुल ये कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल नहीं जाती और ना ही पानी जाता है। अदनान साहब, दिस इज़ अ सेकंड जवान। अब ये भी डिफरेंस बताइएगा उस सूट में और इस सूट में है क्या डिफरेंस, ज़रा इसको भी डिस्क्राइब करें कि ये जो ड्रेस है ये क्यों पहना जाता है? ये जो पहले मैंने आपको दिखाया है वो जो सूट है वो आप चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह आसानी के साथ उसमें हम मूव कर सकते हैं। ये जो सूट है ये HA सूट है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइनस टेम्परेचर में इसको हम ड्यूटी के लिए और मुख्तलिफ मतलब है ना सर्च के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर कहीं उसने खड़े होकर ड्यूटी करनी है तो ये इस तरह का सूट होगा। इस सूट का क्या बहुत हैवी वज़न होता है या कंफर्टेबल होता है जवान इसके अंदर भी? इसके अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल होता है सर। तो इस तरह का हमने देखा कि 2 डिफरेंट तरह के हमें यूनिफॉर्म दिखाए गए जो कि इस तरह के हार्श जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वहाँ जवानों को यूज़ करने होते हैं।